नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और जो टुडेस क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी UGC नेट 2023 या PG जो एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो एग्ज़ाम आएंगे उनसे रिलेटेड। और जो भी लिटरेचर लवर है उनके लिए जो डाटा लिखा हुआ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका क्या है, बेसिक है। अगर ये चीज़ें लगभग एग्ज़ाम में चाहे UGC नेट हो या PGT का कोई एग्ज़ाम हो, इसमें क्वेश्चन ज़रूर देखे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से। उससे पहले मैंने आपको बहुत बार जब भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कराया है तो उसमें मैंने बताया कि 450 से 1066 का समय है, उसको हम एंग्लो सेक्शन पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद 1066 में जो एंग्लो से युद्ध होता है जिसमें विलियम कॉन्करर और जो नॉर्मन के राजा होते हैं उनके बीच में युद्ध होता है, तो उसमें जो नॉर्मन्स हैं उनकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। विलियम द कॉन्करर है वो जीत जाता है और उसको हम बोलते हैं नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, या उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग कब हुआ या नॉर्मन कॉन्क्विस्ट कब हुई। और जो राजा जीता था वो था विलियम द कॉन्करर फर्स्ट। तो इसके अंदर 2-3 बातें वो हमें याद रखनी है। 1066 का जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या है, बैटल ऑफ हेस्टिंग भी बोलते हैं उसको, क्योंकि हेस्टिंग क्या था, उस जगह का नाम था। और आज जो समय पढ़ रहे हैं वो हम 1340 से 1400 का पढ़ेंगे। और सभी जानते हैं कि 1340 में जन्म किसका होता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, जिसको हम मानते हैं जेफरी चौसर। और 1400 में क्या हो जाती है, उनकी डेथ। तो उन्हीं के कुछ कंटेम्प्रेरी पढ़ेंगे, उन्हीं के वर्क पढ़ेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम कुछ ग्रीक और रोमन राइटर जान लेते हैं, जिनसे चाहे हमारे जॉन मिल्टन हो या अदर राइटर्स हो, उन्होंने कुछ ना कुछ वर्क उनके क्रिटिसिज्म से क्या है, लिया है। तो सबसे पहले देखो होमर एक ग्रीक पोइट है। इनका 2 एपिक पोएम है जिसको इलियड और हम ओडिसी बोलते हैं। इनको एपिक का नाम भी दिया जाता है क्योंकि जब पोएम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है, एक एपिक का। तो होमर ने 2 एपिक लिखे हैं, एपिक पोएम बोल सकते हो या इनको एपिक भी बोल सकते हो, इलियड और ओडिसी। और इसी के अंदर जो हम देखते हैं कि इलियड है इनका वर्क, उसके अंदर ट्रोजन वॉर की स्टोरी चलती है जिसके अंदर किंग एगमन और एक्लिस के युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। उसके अलावा ओडिसी है वर्क, उसके अंदर जो किंग ऑफ इथाका है उसकी जर्नी दिखाई गई है। जब ओडिसिस जो प्लेस है वहाँ पे 10 साल के बाद जब वो लौटता है तो उसकी कथा कहाँ दिखाई गई है, हमें ओडिसी के अंदर दिखाई गई है। तो ये फेमस वर्क है होमर के। उसके बाद जो हमारे रोमन राइटर हैं वर्जिल, उनका वर्क है एनियड। और एनियड से क्या लिया गया है, जो पैराडाइस लोस्ट, जॉन मिल्टन का जो हमारा ग्रेटेस्ट एपिक है पैराडाइस लोस्ट, उसके अंदर जो डिवीजन ऑफ 12 बुक्स है। हमें पता है कि पैराडाइस लोस्ट की कितनी बुक्स में पब्लिश हुआ था, 12 बुक्स में। तो ये कंसेप्ट 12 बुक्स का कहाँ से लिया गया है, वर्जिल के एनियड से। इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं कि छोटी छोटी बातें ये आपको पता लग जाए। यानी कि डिवीजन ऑफ पैराडाइस लोस्ट 12 बुक्स का वो कहाँ से लिया गया है, वर्जिल का जो वर्क है हमारा एनियड से। उसके बाद पिंडार जो कि एक रोमन पोइट थे, उनके बारे में जान लेते हैं। उनके सबसे ज़्यादा जो वर्क लिए गए वो पिंडारिक ओड्स से लिए गए हैं। और पिंडारिक ओड्स के अंदर 3 कंसेप्ट मुख्य तौर पे देखे जाते हैं, स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और इपोड। लेफ्ट से राइट जो लिखने का तरीका है वो क्या होता है, स्ट्रोफे कहलाता है। तो ये स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे, इपोड किसके अंदर देखे जाते हैं, हमेशा पिंडारिक ओड के अंदर। फिर हम एक और राइटर लेते हैं जिनको हम होरेश बोलते हैं, और इनके अंदर जो मुख्य तौर से हम कंसेप्ट लेते हैं वो होरेशियन ओड का लेते हैं। आप जैसे देखते हो जॉन किट्स ने ओड लिखते हैं, पीबी शेली ने ओड टू वेस्ट विंड ओड लिखा है। तो वो ओड का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, होरेशियन ओड से लिया गया है, जो कि किसने लिखा था, होरेश ने। और जो कार्पेडियम थीम का कंसेप्ट है, जब हम कुछ ट्रेजेडी वगैरह पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे, तो हमें वहाँ पे बार बार एक वर्ड आएगा, कार्पेडियम थीम। कार्पेडियम थीम का मतलब होता है सीज ऑफ द डे, यानी कि सीज ऑफ द डे का मतलब है कि किसी दिन को हम लास्ट मानकर चलते हैं कि आज के बाद ऐसा दिन दोबारा नहीं आएगा, उसको बोलते हैं कार्पेडियम थीम। या ड्यूएक्स मशीना, तो
करेक्टर्स मेड आउट ऑफ गोल्ड। तो ये कंसेप्ट डियोक्स मशीना कहाँ से लिया गया है, हमारे जो होरेक का होरेशियन ओड है वहीं से। उसके अलावा मीडियारस है वो भी कहाँ से लिया गया है, हमारे होरेस के होरेशियन ओड से। तो ये सब कंसेप्ट जो हमारे रोमन और ग्रीस राइटर है उनसे लिया गया है। तो हमें इनके वर्क है वो इम्पोर्टेंट है, जब भी आपको टाइम मिले तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम अब जो जेफर चौसरी थे वो आपको पता है, उनके समय 3 किंग थे, वो शासन किया था 3 राजाओं ने, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म मैंने बहुत बार बताई है कि रिच से याद रख सकते हैं, यानी कि रिच से याद कर सकते हैं। रिचार्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड और हेनरी फोर्थ। यानी कि जेफरी चौसर है, हमारे चौसर का जन्म हमें पता है 1340 में होता है और 1400 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके समय में 3 राजा थे, उन्होंने वहाँ पे राज किया था। इसको हम याद कर सकते हैं रिच से, यानी कि रिचार्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड और हेनरी फोर्थ। इनके समय जेफरी चौसर ने बहुत सारे वर्क लिखे थे, जिसमें कैंटरबरी ट्रेल है या ट्रोलस एंड क्रिसीड है। जो ट्रोलस एंड क्रिसीड उन्होंने लिखा था वो किसको डेडिकेट किया था, जॉन गोवर को। यानी कि चौसर का जो वर्क है, इसी में मैं थोड़ा मिला के आपको पढ़ा देता हूँ। चौसर का जो वर्क है ट्रोलस एंड क्रिसीड, ठीक है, जो ट्रोलस एंड क्रिसीड इनकी पोएम थी, उसको उन्होंने किसको डेडिकेट किया था, जॉन गोवर को। और इसी के अंदर जॉन गोवर को उन्होंने क्या कहा था, मोरल गोवर कहा था। और जॉन गोवर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके अलावा जेफरी चौसर के कैंटरबरी टेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रोलस एंड क्रिसीड है, ये जॉन गोवर को डेडिकेट किया। तो थोड़ा सा हमने इसको कंसेप्ट को मिक्स अप करके पढ़ लिया है। तो जॉन गोवर को उन्होंने मोरल गोवर किस में कहा, ट्रोलस एंड क्रिसीड। ट्रोलस एंड क्रिसीड विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा है। तो उसके बाद हम जॉन गोवर को पढ़ते हैं। तो जॉन गोवर के 3 वर्क हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैटिन है, फ्रेंच है और इंग्लिश है। और आप समझ ये भी बात अच्छी तरह जानते हो कि इस समय में 1340 में जो इनकी लैंग्वेज थी वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था, जो उन्होंने अपनी पोइट्री के लिए या ड्रामा के लिए इन्होंने चूज कर रखा था। तो सबसे पहला जो जॉन गोवर का वर्क है वो स्पेकुलम मेडेंटिक्स है। तो पहला वर्क क्या है इनका, स्पेकुलम मेडेंटिक्स, जो कि एक फ्रेंच वर्क था। उसके बाद इनका कौन सा वर्क आया था, वोक्स क्लैमेटिस, जो कि लैटिन में था। और वर्ड टेलर का जो रिबिलियन है वो इसी के अंदर है, जिसको हम यहाँ मैंने बताया हुआ है कि पीजेंट रिवोल्ट भी बोलते हैं। 1381 में जो हुआ था, वोक्स क्लैमेटिस वर्ड टेलर का रिबिलियन था, जो कि चर्च के अंदर करप्शन फैला हुआ था, उसको लेकर जो स्टायर की गई थी, ठीक है। उसके बाद इनका 3rd वर्क है कॉन्फेसियो एमेंटिस, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ था। ये क्या है, आपकी पोएम है। तो तीनों वर्क जॉन गोवर के आपको ध्यान रखने हैं। वैसे आप देख सकते हो कि एंटिस, जिन वर्क के पीछे एंटिस आते हैं वो जॉन गोवर ने लिखे हैं। जैसे स्पेकुलम मेडेंटिस आ गया, वोक्स क्लेमेंटिस आ गया, इसमें कन्फेसियो एमेंटिस आ गया। यानी कि जिन भी वर्क के पीछे एमेंटिस लगा है वो किसने लिखे हैं साथियों, जॉन गोवर ने। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं विलियम लैंगलैंड, जो कि आपको बता दिया है 1300 से 40 से लेकर 1400 का समय का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था द विजन ऑफ पायर्स द प्लाउमैन, जो इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके अंदर इन्होंने, ये एक एल्गेरिकल पोएम है जिसके अंदर उन्होंने समाज में फैली बहुत सारी करप्शन था उसके बारे में डिस्कस किया है। चाहे वो ग्रीड है, लस्ट है, हिपोक्रेसी है, या क्लर्जी मैन जो चर्च के अंदर क्या कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे। तो उसको लेकर उन्होंने, विलियम लैंगलैंड ने द पायर्स एंड प्लाउमैन लिखा है। उसके अलावा 3rd हमारे राइटर हैं थॉमस मेलरी। थॉमस मेलरी जो कि एक फ्रेंच राइटर थे, उनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है ली मोटेड दी ऑथर, ली मोटर डी ऑथर, जिसका मतलब है द डेप्थ ऑफ द ऑथर। यानी कि ये जो हमारे एंशियंट समय में जो ग्रीक राइटर थे, ऑथर, उनके बारे में लिखा है। तो वैसे तो बेस्ड ऑन किंग आर्थर एंड राउंड टेबल, जो किंग आर्थर की कहानियाँ हैं, जैसे आप आर्थरियन साइकिल पढ़ोगे जी, जैसे कि जो जीसस क्रिस्ट थे, उनका ब्लड जिस मग में लिया गया था
और उसके बारे में जो कहानियाँ हैं वो किसकी है, किंग आर्थर की है। यानी कि ग्रीक हीरो था किंग आर्थर, उसकी जो स्वेलरी की कहानियाँ हैं उसके बारे में ली मोटेड दी आर्थर थॉमस मैलरी ने लिखा है। और इसके अंदर ही राउंड टेबल, आपको पता है राउंड टेबल के अंदर जो 12 नाइट्स थे वो 12 सीजन के प्रतीक थे, 12 टाइप की श्वेलरी के प्रतीक थे, उनके बारे में ली मोटेड डी आर्थर के अंदर दिखाया गया है, जो कि थॉमस मैलरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, जो पीजेंट रिवोल्ट है उसके बारे में। जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था वो किस कारण हुआ था कि आपको पता है ब्लैक डेथ आई थी इंग्लैंड के अंदर 1348 से 1349, याद रखना है अच्छी तरह। 1/3 ऑफ लेबर क्लास वर डाइड, 1/3 हिस्सा इंग्लैंड के लोग थे जो गरीब तबके के लोग थे वो मारे गए थे ब्लैक डेथ में, जिसके कारण जो वेजिस थी हाई हो गई थी और टैक्स भी थे वो हाई कर दिए गए थे। और इसको वर्ड टेलर्स रेबेलियन भी बोलते हैं या इसको हम पीजेंट रिवोल्ट भी बोलते हैं। और इसकी डेट आपको याद रखनी है 1381। तो साथियों पीजेंट रिवोल्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद लोलार्ड मूवमेंट चला था इंग्लैंड के अंदर, जिसका जो मुख्य प्रवर्तक थे, लीडर थे, जो कौन थे, जॉन वैक्लिफ। और आपको ये भी अच्छी तरह याद रखना है कि बाइबल को ट्रांसलेट करने वाले, यानी कि इससे पहले आपको पता है सबसे पहली जो बाइबल थी वो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर थी, फिर लैटिन के अंदर लिखी गई, और उसके बाद जो जॉन वैक्लिफ थे उन्होंने बाइबल को किस में ट्रांसलेट किया साथियों, इंग्लिश में। और उनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कौन है, तो जॉन वैक्लिफ है, क्योंकि इन्होंने क्या चलाया था, लोलार्ड मूवमेंट चलाया था, जिसके अंदर जो चर्च के अंदर करप्शन फैला हुआ था उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे वर्क है जॉन वैक्लिफ ने लिखे थे। इसके साथ साथ बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का श्रेय किसको जाता है, जॉन वैक्लिफ को। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा और भी वर्क है वो डिटेल में आपको करवाएंगे। और चौसर, इसके बाद हमारे जेफरी चौसर है वो आ जाते हैं, जिनके वर्क है वो फेमस है, चाहे कैंटरबरी टेल है या ट्रोलस एंड क्रिसीड है, फ्रेंच लिटेरियन जैसे फ्रेंच रोमन डिला रोज इन्होंने लिखा, या और भी बहुत सारे वर्क हैं इनके जो हम आने वाले समय में साथियों करेंगे। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी आपके लिए, और इसी तरह से मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया लेकिन थोड़ा ओवरव्यू आपको हर चीज़ का दे दिया है कि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए इन चीज़ों को क्या कर लो, रेडी कर लो। टिल देन साथियों, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।